गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं के यादव आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है एनर्जी मेटाबॉलिज्म। मीन्स हम कहेंगे ऊर्जा उपापचय। इस टॉपिक से हम लोग का बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपको हर एग्जाम में आते रहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि ये भी हमारा फुल न्यूट्रिशन का ही टॉपिक है, लेकिन काफी हमारा क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। लाइक दैट जो है टॉपिक का जो नाम है एनर्जी मेटाबॉलिज्म, मीन्स हम कहेंगे उपापचय। तो यहाँ पर हम लोग को देखिए पहला क्वेश्चन आपका दे रहा है कि उपापचय या उपापचयन होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे उपापचय या उपापचयन, मात्र हम लोग का अंतर क्या है, हिंदी का होता है यहाँ पर अंतर। लाइक दैट हम लोग कहेंगे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इसको मेटाबॉलिज्म। क्या कहेंगे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। देखिए मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होता है, कब होता है, सोते समय होता है, जागते समय होता है, कार्य करते समय होता है, सभी। तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि क्या उपापचय के बारे में हम लोग को पहले थोड़ा जानना चाहिए कि मेटाबॉलिज्म है क्या। तो हम कहेंगे कि ये मेटाबॉलिज्म हमारा एक बॉडी में होने वाला प्रोसेस है। तो ये मेटाबॉलिज्म हमारा होता कहाँ है, हम कहेंगे मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं हमारी कहेंगे लीवर में होती है। कहाँ पर होती है, मेटाबॉलिज्म हमारा कहाँ होगा, हम लोग कहेंगे मेटाबॉलिज्म क्रिया हमारी लीवर में होती है। कहाँ पर होती है, लीवर में होती है। अब ये लीवर में मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है और इसके साथ ही हम लोग कहेंगे मेटाबॉलिज्म हमारा एक तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर एनर्जी का प्रोसेस है इसके द्वारा। और हम कहेंगे कि जो हमारे एक तरीके से हम लोग का स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीसैकेराइड्स चेंज इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज या डाइसैकेराइड्स या पॉलीसैकेराइड्स। तो यहाँ पर कहेंगे मेटाबॉलिज्म के द्वारा हमारा क्या होता है, जो है विखंडन होता है और निर्माण होता है। ये लीवर में होगा, यहाँ पर हम कहेंगे विघटन होगा, विघटन होगा और निर्माण की क्रियाएं होगी। निर्माण, विघटन और निर्माण का प्रोसेस होगा। तो जहां विघटन की बातें आएगी मेटाबॉलिज्म में, वहां पर हम लोग इसे बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, बोलिज्म। और निर्माण के तहत हम लोग बोलते हैं एनाबोलिज्म। क्या बोलेंगे हम लोग, एनाबोलिज्म, एनाबोलिज्म। देखिए एक तरीके से कैटाबोलिज्म हमारा अपचय क्रिया है, अपचय, अपचयन क्रिया। और इसे हम लोग कहेंगे उपचय, उपचय। अब यहाँ पर जो हमारा विघटन है, मीन से हम लोग कहेंगे टूटना। विघटन मीन्स होता है टूटना, टूटना। और यहाँ पर आपको मालूम ही हो गया है कि हमारा क्या होगा, निर्माण होना। तो इस तरीके से मेटाबॉलिज्म हमारा मेटाबॉलिज्म हमारे दो चरणों में पूर्ण होती है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। तो मीन से हम कहेंगे भोज्य पदार्थों का टूटना भी, और हम कहेंगे कि निर्माण भी। जैसे हम लोग कहेंगे ऊर्जा का निर्माण होना या यूरिन का निर्माण, तो इस तरीके से ब्लड फॉर्मेशन, इस तरीके का हमारा रक्त का निर्माण, यूरिन का निर्माण, हम कहेंगे ऊर्जा का निर्माण हमारा एनाबॉलिज्म प्रोसेस होगा। जबकि हम कहेंगे भोज्य पदार्थों का हमारा एंजाइम के माध्यम से टूटना बोला जाएगा कैटाबॉलिज्म। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि भोज्य पदार्थों का टूटना, ऊर्जा का बनना हमारा कब होगा, सोते समय होगा, जागते समय होगा, कार्य करते समय होगा। हम लोग कहेंगे ऑप्शन डी, ये सभी समय होगा। मीन से 24 हावर्स मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं 24 हावर्स होती रहती है। चाहे आप सोते रहिए, जागते रहिए, कार्य करते रहिए या कार्य न करते रहिए, मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया ऑलवेज आपकी होती रहती है। आइए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा। देखिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता व्यक्ति को कब होती है, हम कहेंगे व्यक्ति जब सो रहा है, सोते समय ऊर्जा की उसको आवश्यकता होगी, जागते समय उसको ऊर्जा की आवश्यकता होगी, कार्य करते समय ऊर्जा की आवश्यकता होगी, या हम कहेंगे डी, सभी समय, सोते समय, जागते समय, कार्य करते समय। हम लोग कहेंगे कि ये तीनों फॉर्मेट्स में हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मीन्स बगैर ऊर्जा का हमारा बॉडी जो है कुछ भी नहीं कर सकता, सो भी नहीं सकता, जाग भी नहीं सकता और कोई कार्य भी नहीं कर सकता। इसलिए ऊर्जा के द्वारा ही सभी चीजें संपन्न होती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए चयापचय का संबंध होता है, चयापचय मीन्स हम लोग कहेंगे वही हमारा मेटाबॉलिज्म।
चयापचय का संबंध होता है। तो देखिए चयापचय का संबंध हमने अभी बताया था कि इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। ये हमारा दोनों होगा, हम लोग कहेंगे अपचय भी होगा, अपचय होगा और दूसरा हमारा उपचय होगा। हम लोग को मालूम है कि विघटनात्मक या विनाशात्मक प्रक्रिया होगी, और यहाँ पर इसे हम लोग बोलते हैं विनाशात्मक भी बोलते हैं, विनाशात्मक प्रक्रिया, प्रक्रिया। और इसे हम लोग कहेंगे निर्माणात्मक प्रक्रिया, निर्माणात्मक प्रक्रिया। तो देखिए विनाशात्मक मीन्स हम लोग का ऑप्शन क्या सही होता है, ऑप्शन हमारा सी सही होता है, मीन्स कैटाबोलिज्म भी होगा और एनाबोलिज्म भी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए भोज्य पदार्थों के जटिल रूप का सरल रूप में टूटना कहलाता है। अब यहाँ पर हम लोग को मालूम हुआ कि भोजन हमारा क्या कर रहा है, टूट रहा है। भोजन का जो जटिल रूप है वो हम लोग कहेंगे सरल रूप में परिवर्तित हो रहा है, या हम लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि देखिए लार्जेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीसैकेराइड्स सैकेराइड्स change in smallest molecules of पॉलीसैकेराइड्स मीन्स बड़े, हम लोग कहेंगे बड़े हमारे पॉलीसैकेराइड्स का छोटे पॉलीसैकेराइड्स में टूटना, या हम लोग कहेंगे पॉलीसैकेराइड्स का डाइसैकेराइड्स में, या हम लोग कहेंगे पॉलीसैकेराइड्स का चेंज होना डाइसैकेराइड्स में, डाइसैकेराइड्स में, या हम लोग कहेंगे डाइसैकेराइड्स का हमारा मोनोसैकेराइड्स में टूटना हमारा क्या होगा, जटिल से जटिल रूप से सरल रूप। तो देखिए ये सभी हमारा, ये जटिल रूप मिला हमारा, ये भी हमारा मिला जटिल रूप मिला जो है। देखिए पॉलीसैकेराइड्स का ये जटिल रूप और ये हमारा डाइस है, ये जटिल रूप हमें मिले, और ये हमारे क्या मिलेंगे, हम लोग कहेंगे सरल रूप मिलेगा। तो इस तरीके की प्रक्रियाएं टूटना हुआ या चेंज होना हम लोग कहेंगे अपचय होगा या उपचय होगा, हम लोग कहेंगे ये अपचय होगा। क्या होगा, अपचय होगा, कैटाबोलिज्म होगा, न कि एनाबोलिज्म होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। भोज्य पदार्थों से तंतु का निर्माण हम लोग कहेंगे फाइबर का निर्माण। यहाँ पर देखिए तंतु का निर्माण मीन्स हम लोग कहेंगे तंतु का निर्माण हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं जो है सेल फॉर्मेशन, या हम लोग कह सकते हैं टिश्यू फॉर्मेशन, या हम लोग कहते हैं ब्लड फॉर्मेशन, या हड्डी का हमारा निर्माण, या बोन फॉर्मेशन। तो यहाँ पर ब्लड फॉर्मेशन, बोन फॉर्मेशन मीन्स निर्माण प्रक्रिया हमारी क्या बोली जाएगी, अपचय या उपचय। हमने पहले बता दिया था कि इसे हम लोग बोलेंगे उपचय मीन्स एनाबोलिज्म। हमारा ऑप्शनल क्या सही हुआ, हम लोग कहेंगे ऑप्शन हमारा बी सही हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए उपचय की क्रिया सर्वाधिक तीव्र गति से होती है, मीन्स एनाबोलिज्म हाईएस्ट किस वर्ष में होगी, हम लोग कहेंगे कि ये हमारा एनाबोलिज्म। देखिए एनाबोलिज्म एनाबोलिज्म हाईएस्ट कब होगी, 1 से 2 वर्ष लाइक दैट। हम लोग को मालूम है कि ये इन्फेंसी है। दूसरा हम लोग कहेंगे प्री चाइल्डहुड है, ये प्री चाइल्डहुड है हमारा, और इसे हम लोग कहेंगे लेटर चाइल्डहुड, ये हमारा लेटर चाइल्डहुड, और इसे हम लोग बोलेंगे एडोलसेंस। तो देखिए हम लोग को मालूम है कि हम लोग कहेंगे एनाबोलिज्म की क्रिया सर्वाधिक तीव्र गति से होगी, मीन्स हम कहेंगे इन्फेंसी, या हम लोग इसे बोल सकते हैं शैशवावस्था। मीन्स हमारा एनाबोलिज्म की प्रक्रिया शैशवावस्था में सबसे तीव्र गति से होती है।
तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या सही हो गया है, 1-2 ईयर्स, 1 से लेकर के 2 वर्ष में हमारा सबसे तीव्र गति से एनाबॉलिज्म की प्रक्रिया होगी, और जिसे हम लोग बोलेंगे इन्फेंसी स्टेज। देखिए 7वां क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है अपचय की क्रिया सर्वाधिक तीव्र गति से होती है। एनाबॉलिज्म आपने देख लिया है, एनाबॉलिज्म प्रोसेस सबसे तीव्र गति से शैशवावस्था में, और जबकि हम लोग कहेंगे कैटाबॉलिज्म की प्रक्रिया हमारी, अब यहाँ पर बातें आ गई, हमारा एनाबॉलिज्म नहीं है, अभी हमारा कैटाबॉलिज्म सर्वाधिक तीव्र गति से होता है। तो हम कहेंगे कि इसमें ब्रेकिंग होती है, ब्रेक करते हैं स्मॉलेस्ट के प्रोसेस में आ जाते हैं, जो भी हमारे लार्जेस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो भोजन के हो या हम कहें कि बॉडी के हमारे सेल हो या टिश्यू हो या ऑर्गन्स हो, वो डैमेज होने लगते हैं। मीन्स उनका टूटने की प्रक्रिया हमारा सबसे ज्यादा किस में होगी, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या वृद्धावस्था में। हम कहेंगे बॉडी का जो हरासमेंट होगा, बॉडी के जो हमारे ऑर्गन्स हैं, सेल हैं, टिश्यू हैं, ये डैमेज होंगे, कमजोर होंगे, या हम कहेंगे इसमें डिकम्पोजिशन होगा, विघटन होगा, या ये नष्ट होंगे। सबसे ज्यादा कब नष्ट होंगे, हम लोग कहेंगे वृद्धावस्था में। तो अब हम लोग को मालूम हो गया कि एनाबॉलिज्म का संबंध किससे है, एनाबॉलिज्म का संबंध हमारा इन्फेंसी से है, और जबकि हम लोग कहेंगे कैटाबॉलिज्म का संबंध हमारा किससे है, ओल्ड एज से है, ओल्ड एज। इतना याद रहे, जो है मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में एनाबॉलिज्म हाईएस्ट कब होगा और कैटाबॉलिज्म हाईएस्ट कब होगा। आइए इस तरीके से हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिए अपचयन या उपचयन क्रिया लगभग बराबर होती है। मीन्स हम कहें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म लगभग हमारी किस अवस्था में बराबर होती है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था में, किसमें हमारा दोनों का जो प्रोसेस है, मीन्स कैटाबॉलिज्म इक्वल टू एनाबॉलिज्म। हम कहेंगे दोनों का जो प्रोसेस होगा, हम लोग कहेंगे एडल्टहुड। क्या बोलेंगे, एडल्टहुड में हमारा कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म प्रक्रिया बराबर होती है। में जितना निर्माण होगा या जितना हम कहेंगे विघटन होगा, उतना हमारा बॉडी का क्या होगा, निर्माण होगा। तो इस तरीके से एडल्ट, तब हम लोग को मालूम हो गया कि कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों का हमारा इक्वल वैकेंसी हमारी कब होगी, हम कहेंगे हमारा एडल्टहुड में होगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन क्या सही हुआ, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, चयापचय शरीर के अंदर होता है। यहाँ पर देखिए चयापचय हमारा होता है, कहाँ होता है, मीन्स ये हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म कहाँ होगा हमारा, मेटाबॉलिज्म। अब देखिए मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया हम लोग को मालूम है कहाँ होती है, हम लोग कहेंगे टूटने की प्रक्रिया हमारा लीवर में होती है। तो क्या लीवर के तहत होगी, हम कहेंगे नहीं, लीवर के जो हमारी हेपेटिक सेल्स होती हैं, क्या हम लोग कहेंगे लीवर हमारा बना हुआ है हेपेटिक सेल्स का। मीन्स यहाँ पर जो सेल्स है उसको काउंट किया गया कोशिका में, ऊतक में, अंग में, शरीर में। तो हम कहेंगे कि मेटाबॉलिज्म की क्रिया कहाँ पर होती है, हम लोग कहेंगे मेटाबॉलिज्म की क्रिया हमारी सेल में होती है। और यहाँ पर देखिए ऊतक, अंग, शरीर सभी दिया है, लेकिन हम लोग को मालूम है कि कोशिका से हमारा ऊतक बनेगा और ऊतक से हमारे अंग बनेंगे और अंग से हमारा शरीर बनेगा। मीन्स कोशिका हमारे बॉडी की सबसे छोटी इकाई बोली जाती है। तो मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, हमारे सेल में होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए उपापचय का संबंध है, उपापचय का संबंध किस से, यहाँ पर हम कहेंगे वैज्ञानिक से है, साइंटिस्ट है, तो लेवाइजियर और लेप्सेल, ये दोनों वैज्ञानिक है जिनका संबंध हम लोग कहेंगे कि हमारा मेटाबॉलिज्म से है। मीन्स इन दोनों ने मेटाबॉलिज्म पर बहुत सारे अपने एक्सपेरिमेंट किया, अब बहुत वर्क किया, और इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, अपचय और उपचय की प्रक्रियाओं को एक्सप्लेन किया और इसके महत्व को भी बताया कि हमारा मेटाबॉलिज्म से क्या अर्थ निकलते हैं, क्या महत्व होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां। देखिए शारीरिक श्रम करने के लिए जिस व्यक्ति का आवश्यकता होती है, जिस व्यक्ति को आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं
किसकी आवश्यकता होती है? शारीरिक श्रम करने के लिए जिस व्यक्ति को आवश्यकता होती है उसे कहते हैं ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या कैलोरी की आवश्यकता होती है, या किलो कैलोरी की, या जूल की। तो देखिए हम लोग क्या कहेंगे, जो भी व्यक्ति है वो शारीरिक वर्क कर रहा है, यहाँ पर जैसे दे रखा है शारीरिक श्रम, ये शारीरिक श्रम हो या हम लोग कहते हैं मानसिक श्रम, मानसिक श्रम, शारीरिक श्रम हो या मानसिक श्रम हो, इन दोनों के लिए हम कहेंगे कि हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए कि कैलोरी चाहिए, या किलो कैलोरी, या जूल। हम कहेंगे इसके लिए एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, एनर्जी। मीन्स ऊर्जा की जरूरत होती है, चाहे शारीरिक आप वर्क करिए या मेंटली वर्क करिए, दोनों के तहत आपको किसकी जरूरत होती है? ऊर्जा की जरूरत होती है, ना कि कैलोरी की, किलो कैलोरी की और जूल की। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। देखिए प्राकृतिक रूप से ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यहाँ पर हम लोग कहेंगे नेचुरल रूप से हमारी एनर्जी का मुख्य स्रोत होता है। तो नेचुरल तौर पर हम कहेंगे एनर्जी का स्रोत, यहाँ पर तो सभी दिख रहे हैं हमारे, फ्यूल भी है, पेट्रोलियम पदार्थ भी है, इसके बाद सनलाइट भी है, मीन्स हम कहेंगे डी सभी। लेकिन यहाँ पर दे रखा है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत, जब मेजर स्रोत की बात कर रहा है तो हम लोग कहेंगे सूर्य का प्रकाश होगा। और जबकि बोलता है कि प्राकृतिक रूप से ऊर्जा का स्रोत है, अगर मुख्य को हटा देता, कहता केवल स्रोत है, तो हमारा ऑप्शन यही सही हो जाता डी। तो इसलिए मेजर काउंट करना है, मुख्यतः हम लोग कहेंगे मेजर, मेजर को काउंट से किया गया है। अगर मेजर काउंट से नहीं होता है तो हम लोग का ऑप्शनल क्या सही होता है? डी सही होता है जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन। देखिए सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, मीन्स हम लोग कहेंगे कि सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को हम लोग कहेंगे सौर ऊर्जा, और सौर ऊर्जा को चेंज किया गया है, मीन्स यहाँ पर देखिए हम कहेंगे सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी चेंज इन, चेंज इन केमिकल एनर्जी। देखिए केमिकल एनर्जी, केमिकल, केमिकल जब ये एनर्जी में चेंज हो रहा है तो इसके लिए हम लोग कहेंगे कौन चेंज करेगा? पेड़ पौधे चेंज करेंगे, या यांत्रिक मशीनें चेंज करेगी, या जीव जंतु होंगे, या हम कहेंगे डी सभी। हम कहेंगे प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे, मीन्स हम कहेंगे पेड़ पौधे होते हैं, ये सूर्य की ऊर्जा को क्या करते हैं? बदल देते हैं, जो है केमिकल एनर्जी मीन्स रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। लाइक दैट ये हमारा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के तहत हम लोग कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के तहत इसको जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के तहत पेड़ पौधे क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश को जो है एब्जॉर्ब करते हैं, और उसको एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। उनके भोजन में यही हमारी सूर्य की ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। मीन्स हम कहेंगे सूर्य की ऊर्जा पेड़ पौधे उसको बदल करके अपने भोज्य पदार्थों के रूप में संग्रहित करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि वो हमारी हो जाती है रासायनिक ऊर्जा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए कार्बोज प्रोटीन या वसा से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? मीन्स जो हमारे यहाँ पर न्यूट्रिएंट दे रखे हैं, ये हमारे यहाँ पर 3 न्यूट्रिएंट हैं। हम कहेंगे कार्बोज, कार्बोज प्रोटीन, कार्बोज प्रोटीन और फैट। इन तीनों के तहत हम लोग कहेंगे इससे कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? इन तीनों से हम लोग कहेंगे सौर ऊर्जा, भौतिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, हम लोग कहेंगे केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। इनसे हमको केमिकल एनर्जी प्राप्त होती है, रासायनिक ऊर्जा प्राप्त होती है। मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा सही होता है सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15वां। देखिए रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन यांत्रिक ऊर्जा में कहाँ होता है? मीन्स ये केमिकल एनर्जी हमारी चेंज होगी, तो केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी चेंज हुई केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी चेंज हुई यांत्रिक एनर्जी में। तो इस तरह से देखिए सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी चेंज हुई हमारी केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी चेंज हुई हमारी मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हुई।
अब ये हमारा कहाँ पर चेंज हुई, मैकेनिकल मीन्स आपको दे रहा है यांत्रिक ऊर्जा, या हम कहेंगे क्रियात्मक ऊर्जा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रियात्मक ऊर्जा। क्रियात्मक ऊर्जा देखिए, मैकेनिकल एनर्जी हमारी क्रियात्मक ऊर्जा है। मनुष्य भी वर्क करता है, जानवर भी वर्क करते हैं, पक्षियां भी वर्क करते हैं, सभी वर्क करते हैं, मीन्स सभी क्रिया का कार्य करते हैं। मीन्स हम कहेंगे इसका ऑप्शन क्या सही होगा, डी। मीन्स मनुष्यों में भी चेंज होगा, जानवरों में भी और पंछियों में भी ये चेंज होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 क्वेश्चन। देखिए, ऊर्जा उत्पन्न करने वाला तत्व तो है, मीन्स हम कहेंगे एनर्जी उत्पन्न करने वाले हमारे मिनरल्स या एलिमेंट्स हम कह सकते हैं यहाँ पर, या इनको आप तत्व को आप क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स भी कह सकते हैं और मिनरल्स भी बोल सकते हैं इनको, मिनरल्स, एलिमेंट्स का या मिनरल्स का। ये तो यहाँ पे देखिए ऊर्जा उत्पन्न करने वाला, तो हम लोग कहेंगे ऊर्जा उत्पन्न किससे होती है, हम लोग कहते हैं कार्बोज से होती है, कार्बोज से होती है, प्रोटीन से भी होती है, प्रोटीन से भी, और फैट, इन तीनों से हमें ऊर्जा निकलती है। और तीनों के प्रोसेस में देखा जाए तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। ये भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना होता है। अब फैट में कहेंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हमारा सल्फर, ये सभी हमारे इसमें होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मीन्स हमारा डी, सभी ऊर्जा उत्पन्न करने वाले यहाँ पर ये सभी तत्व हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मीन्स ये सभी के द्वारा हमारी क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, शरीर की कोशिका में तत्वों की किस प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। अब यहाँ पर तत्व तो हम लोग को मालूम हो गए कि कौन कौन से तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मेनली ये हमारे 4 तत्व हैं जिनसे ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। लेकिन इस एलिमेंट्स के द्वारा, इनके द्वारा किस प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो देखिए हम लोग का यहाँ कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, इस बार हम लोग क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन क्रिया कराते हैं। क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन क्रिया। ऑक्सीडेशन क्रिया होगी, यहाँ पर ऑक्सीडेशन क्रिया होगी और बनेगी हमारी क्या, हम कहेंगे निर्माण होगा ऊर्जा का। क्या बनेगी, ऊर्जा। O2 था हम लोग का मालूम हुआ, प्रोसेस हमारा क्या रहा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीकरण प्रक्रिया द्वारा इन सभी मिनरलों से हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, ऊर्जा आपकी ऊष्मा की इकाई होती है, तो यहाँ पर ऊर्जा की इकाई क्या होगी। यहाँ पर देखिए हम लोग को मालूम हुआ कि ऊर्जा की इकाई यहाँ पर क्या होगी, क्या किलो कैलोरी होगी, जूल होगी, सभी होगी। तो यहाँ पर हम कहेंगे ऊर्जा की यहाँ पर सभी इकाई होती है। यहाँ पर ऊर्जा की किलो कैलोरी भी होगी, जूल भी होगी, जी हम कहेंगे सभी होगी। यहाँ इसके अलावा भी हमारे आएगा क्वेश्चन पिछले एग्जाम में टीटी की तरह दिया भी था कि ऊर्जा की अंतरराष्ट्रीय इकाई पूछा, अंतरराष्ट्रीय मीन्स इंटरनेशनल यूनिट पूछा इसकी। इंटरनेशनल यूनिट क्या होगी, तो जब इंटरनेशनल यूनिट की बात करेगा तो हम लोग कहेंगे आंसर क्या हो जाएगा, जूल सही होगा। और जबकि ऊर्जा की इकाई ओनली फॉर पूछेगा तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर सभी होगा। यहाँ पर जूल के लिए हम लोग क्या याद रखेंगे, इंटरनेशनल, ऊर्जा की नेशनल यूनिट है ये। बाकी हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर सभी इसकी क्या होती है, इकाई होती है ऊर्जा की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, 19वां क्वेश्चन। देखिए, आहार पोषण से प्राप्त ऊर्जा की इकाई है। यहाँ पर हम लोग को मालूम है कि ऊर्जा के कई स्रोत होते हैं, एक स्रोत नहीं होता, ऊर्जा के कई स्रोत होते हैं। ये है कि सबसे बड़ा स्रोत ऊर्जा का हमारा सन होता है, सूर्य होता है। इसके अलावा हम कहेंगे कि तमाम हमारे क्या होते हैं, एनर्जी सोर्सेस होते हैं, और एनर्जी सोर्सेस हमारे नेचुरल भी होते हैं और हम कहेंगे आर्टिफिशियल भी होते हैं। तो इस तरीके से देखिए, आहार पोषण से प्राप्त ऊर्जा, इससे हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन टॉपिक के तहत आप देखिए, फूड एंड न्यूट्रिशन से प्राप्त ऊर्जा। और फूड एंड न्यूट्रिशन के तहत हम लोग को मालूम है कि कार्बोज होगा, प्रोटीन होगा,
प्रोटीन, फैट, ये 3 की प्रोसेस है जिससे हमको एनर्जी प्राप्त होती है। तीनों के तहत हम लोग कहेंगे कि जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो किलो कैलोरी में प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? किलो कैलोरी में। किलो कैलोरी मीन्स यहाँ पर ये जो हमारे 3 न्यूट्रिएंट हैं, ये तीनों न्यूट्रिएंट, इन तीनों न्यूट्रिएंट से न्यूट्रिएंट इन तीनों न्यूट्रिएंट से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो किलो कैलोरी में होती है। किलो कैलोरी क्या है? हम लोग कहें कि ऊर्जा की ये भी हमारी एक यूनिट है। ये क्या हमारी यूनिट है? मीन्स न्यूट्रिएंट से प्राप्त ऊर्जा को हम लोग जब नापते हैं तो उसको किलो कैलोरी यूनिट में नापते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या सही हुआ? हम लोग कहेंगे किलो कैलोरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 20वां क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा की इंटरनेशनल इकाई, अंतरराष्ट्रीय इकाई मिला है आपको क्वेश्चन यहाँ पर कि ऊर्जा की अंतरराष्ट्रीय इकाई होती है, या आप सीधे कह सकते हैं जूल या मेगा जूल। आइए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 1 लीटर पानी का तापमान, मैंने 1 लीटर क्या ले लिया? पानी ले लिया, उसका हमने टेम्परेचर कितना बढ़ा दिया? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया। जब हमने 1 लीटर पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस, तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, तो उसके लिए उष्मा की मात्रा, मीन्स उसके लिए उष्मा की आवश्यकता पड़ी, और उस उष्मा को हम लोग क्या कहेंगे? उस उष्मा को ही हम लोग कहते हैं किलो कैलोरी। मीन्स किलो कैलोरी की जो परिभाषा होती है वो यही है कि 1 लीटर जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग किलो कैलोरी कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 1 किलो कैलोरी का संबंध होता है, मीन्स 1 किलो कैलोरी का संबंध किससे होगा? 1000 किलो का मतलब समझते ही होंगे, किलो का मतलब हमारा कितना? 1000 कैलोरी, या हम कहेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में आएंगे तो 4.86 किलो जूल, मीन्स हम कहेंगे इसका ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? सी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 23। देखिए वे खाद्य पदार्थ जिसमें जल की मात्रा अधिक होती है उनका ऊर्जा मूल्य होता है। मीन्स हमें जितने भोज्य पदार्थ हैं सभी भोज्य पदार्थों में हमारे वाटर पाए जाते हैं और एंजाइम पाए जाते हैं। ये है कि सबसे अधिक वाटर किस में पाया जाता है? किस भोज्य पदार्थ में सबसे अधिक वाटर पाया जाता है? तो देखिए मिल्क हमारा एक ऐसा फूड स्टफ है जिसमें सबसे अधिक, मिल्क में सबसे अधिक पानी पाया जाता है, सबसे अधिक पानी पाया जाता है, सबसे अधिक वाटर पाया गया इसमें, इसीलिए हम कहेंगे पाया जाता है, इसलिए हम लोग कहेंगे, इसलिए सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले दूध नष्ट होता है, दूध नष्ट होता है। दूध हमारा सबसे पहले 4 से 5 घंटे में ही दूध हमारा क्या होता है? फट जाता है, बेकार हो जाता है, खराब हो जाता है। क्यों इतने जल्दी ये खराब हो जाता है? क्योंकि उसमें हम लोग कहेंगे वाटर सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन है, वे खाद्य पदार्थ जिसमें जल की मात्रा अधिक होती है उनकी ऊर्जा मूल्य, एनर्जी वैल्यू, हम लोग कहेंगे एनर्जी वैल्यू होती है, एनर्जी वैल्यू कम होगी या अधिक होगी? जिसमें पानी ज्यादा है उसकी एनर्जी वैल्यू क्या होगी? जस्ट उल्टा देखेंगे, जिसकी हम लोग कहेंगे जिस भोज्य पदार्थ में जितना अधिक हमारा वाटर होगा उसका हम लोग कहेंगे एनर्जी मूल्य उतना ही कम होगा। इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि अगर हमारे ड्राई फ्रूट्स की बात करें, जो है नट्स की बात करें, तो उसमें हम लोग को समझ में आता है कि इसमें सबसे कम पानी है, या उसमें सबसे कम पानी, तो हम लोग क्या कहेंगे? उसकी एनर्जी वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भोज्य पदार्थों के ऊर्जा मूल्य को नापने की विधि है, मीन्स किस विधि द्वारा हम लोग भोज्य पदार्थों के ऊर्जा मूल्य को नापते हैं? जैसे हम लोग को मालूम है कि भोज्य पदार्थ के ऊर्जा मूल्य, अब भोज्य पदार्थ में देखिए कार्बोज हमारा है, कार्बोज 1 ग्राम, 1 ग्राम कार्बोज, 1 ग्राम हमारा प्रोटीन,
प्रोटीन और हम कहेंगे 1 ग्राम हमारा फैट। अब ये हमारे 1-1 ग्राम का प्रोसेस है जो है, तो हम लोग कहेंगे 1 ग्राम कार्बोन से हम लोग को मालूम है 4.1 किलो कैलोरी हमारी ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ से हम लोग कहते हैं कि लगभग बराबर 1.4 या अगर अधिकतर देखा जाए तो 5.1 किलो कैलोरी की बातें आती है और यहाँ हम लोग कहते हैं 9.1 किलो कैलोरी। ये मापक है हमारा, इसे किसके द्वारा हम लोग नापते हैं? हम लोग कहेंगे इसको नापने के लिए बॉम्बे कैलोरीमीटर प्रत्यक्ष या 800 कैलोरी मीटर या अप्रत्यक्ष। सी ऑप्शन हमारा है दोनों। तो किसके द्वारा हम लोग नापेंगे? हम लोग कहेंगे दोनों के द्वारा नापा जाता है। भोज्य पदार्थों का ऊर्जा मूल्य बॉम्ब कैलोरीमीटर से भी नापा जाता है और हम कहेंगे कि 800 कैलोरी मीटर से भी नापा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए कार्बोज, प्रोटीन और वसा की 1 ग्राम से प्राप्त ऊर्जा है बॉम्ब कैलोरी मीटर में नापी गई है। मीन्स ये जो वैल्यू अभी दिया गया था ये बॉम्ब कैलोरी मीटर के तहत था। और यहाँ पर देखिए आपको मिल रहा है कि 1 ग्राम मीन्स क्वेश्चन में हमारा 1 ग्राम कार्बोज, 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम फैट से। अभी हम लोग ने देखा कि ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? ए सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। शरीर में उत्पन्न ऊर्जा और व्यय ऊर्जा को मापा जाता है। मीन्स हम लोग कहेंगे शरीर में हमारी क्या हो रही है? ऊर्जा उत्पन्न भी हो रही है और ऊर्जा व्यय भी हो रही है। मीन्स ऊर्जा का निर्माण भी हो रहा है और ऊर्जा का लॉस भी हो रहा है। इसको हम लोग किसके द्वारा नापेंगे? हम लोग कहेंगे इसे अभी हमने देखा कैलोरीमेट्री यंत्र द्वारा नापा जाता है। किसके द्वारा हम लोग नापेंगे? कैलोरीमेट्री यंत्र द्वारा ऊर्जा के निर्माण को भी और ऊर्जा के नष्ट होने को भी हम लोग नापते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 27। देखिए पोछा लगाने में ऊर्जा व्यय होती है। यहाँ पर हम लोग का बातें आ गया वर्क पर और एनर्जी का कि किस वर्क के लिए हमें कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ पर देखिए पोछा लगाना है तो पोछा लगाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है इसे हम लोग को समझने की बात नहीं है। बस इसे हम लोग को मालूम है कि पोछा लगाना एक हमारा हार्ड वर्क होता है। क्या होता है? हम कहेंगे झाड़ू लगाना हमारा कहेंगे एक हमारा सेडेंटरी वर्क होता है, मीन्स निम्न कार्य होता है। और जबकि हम लोग कहेंगे पोछा लगाना ये हमारा एक हार्ड वर्क होता है। और हार्ड वर्क पोछा लगाने के तहत हम लोग कहेंगे ऊर्जा कितनी व्यय होती है? इतना हम कहेंगे 3.99 किलो कैलोरी प्रति सेकेंड या प्रति घंटा। तो हम लोग कहेंगे प्रति घंटा ऊर्जा हमारी व्यय होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए झाड़ू लगाने में ऊर्जा व्यय होती है। हम लोग को मालूम है कि झाड़ू लगाना हमारा कौन सा वर्क है? सेडेंटरी वर्क है, न कि मॉडरेट है और न कि हैवी वर्क है। यहाँ पर सेडेंटरी वर्क है, मीन्स एनर्जी कम लगेगी, सीधी सी बात है। यहाँ पर हमने देख लिया है कि सबसे कम हमारा यहाँ पर किसकी वैल्यू दी गई है? हम कहेंगे कि झाड़ू लगाना अगर आपको ये मालूम है कि हमारा निम्न वर्क है तो निम्न वर्ग के तहत हम कहेंगे बाबा कि यहाँ पर ऊर्जा भी हमको कम लगेगी, में 3.21 किलो कैलोरी हमारी ऊर्जा व्यय होगी। आइए 29 क्वेश्चन देखिए गर्भावस्था में बीएमआर में वृद्धि होती है। प्रेगनेंसी के स्टेज में हम लोग कहेंगे बीएमआर। तो यहाँ पर देखिए बेसल मेटाबॉलिक रेट उपापचय दर मीन्स बी हमारा बेसल होता है, बेसल बेसल और यम हमारा होता है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म और आर से हमारी होती है रेट, रेट। आधारीय बोलते हैं इसको, आधारीय, आधारीय उपापचय, उपापचय और ये होती है दर। आधारीय उपापचय दर हमारी किस में? प्रेगनेंसी में कितनी होती है? हम लोग कहते हैं 20 से 22% होती है। कितनी होती है? वृद्धि। हमें काउंट करना है क्या? वृद्धि को काउंट करना है। यहाँ पर कितनी वृद्धि होती है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आधारीय उपापचय दर गर्भावस्था में कितनी बढ़ जाती है? हम कहेंगे 20 से 22% की वृद्धि हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 30। देखिए गर्भावस्था में प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पर डे एनर्जी की प्रोसेस है कि प्रेगनेंसी स्टेज में पर डे कितनी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो देखिए हम लोग कहेंगे हमारा लेटेस्ट भी है, मीन्स ये 2020
और 21 के तहत भी है, फिर हम कहेंगे 2023 और 24 के तहत भी है। मीन्स दोनों के तहत हमारा ये डाटा सही मिलेगा 350 किलो कैलोरी। मीन्स इतनी ऊर्जा उसे पर डे एक्स्ट्रा, मीन्स एक जनरल वुमेन को आपको मालूम है कि 2000 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए, जबकि प्रेगनेंसी में हम लोग कहेंगे 350 किलो कैलोरी क्या होगी, अधिका देनी पड़ेगी। ये 2020 और 21 के अनुरूप था, और यही आपका 23 और 24 के भी अनुरूप है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए धात्री माता को प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए धात्री माता मीन्स लैक्टेंट मदर हम लोग बोलेंगे, दुग्धपान कराने वाली मदर। अब यहाँ दुग्धपान कराने वाली मदर को प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कितनी ऊर्जा चाहिए प्रतिदिन उसको, हम लोग कहेंगे पर डे के प्रोसेस में धात्री माता का 2 प्रोसेस होता है। लैक्टेंट मदर लैक्टेंट मदर के 2 प्रोसेस होता है। एक हम लोग कहते हैं जन्म से 6 माह, और दूसरा हम लोग कहते हैं 6 से 12 माह। अब यहाँ पर आपको बातें आती है कि देखिए जन्म से 6 माह की प्रक्रिया भी दिखा रहा है आपका, यहाँ पर एक ही प्रोसेस दिखा रहा है। हम लोग कहेंगे 600, हम लोग क्या बोलेंगे, जन्म से 6 माह तक 600 किलो कैलोरी पर डे देना चाहिए, और जबकि 6 से 12 माह में हम लोग कहेंगे 520 किलो कैलोरी पर डे देना चाहिए जो। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हुआ, हम लोग कहेंगे ऑप्शन हमारा बी सही हुआ। मीन्स 6 प्लस 600 किलो कैलोरी। और क्वेश्चन में याद रहे, अगर इस तरह का क्वेश्चन बना है तो आप 600 को काउंट करेंगे, अगर आपका 6 से 12 का प्रोसेस बनाएगा तो आप 520 किलो कैलोरी का प्रोसेस बनाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 32वां। देखिए माँ के स्तनों में प्रतिदिन दूध का निर्माण होता है। कितने दूध का निर्माण होता है मदर के ब्रेस्ट में पर डे के सिस्टम में कितने मिल्क का निर्माण होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे कि कुल मिलाकर के 850 ml। यहाँ पर देखिए 850 ml हमारा मिल्क का फॉर्मेशन प्रतिदिन होता है शिशु के पोषण के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 35वां क्वेश्चन। देखिए शरीर ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने पर मीन्स बॉडी टेम्परेचर, हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, बॉडी टेम्परेचर। देखिए बॉडी टेम्परेचर यहाँ पर लिया गया कितना, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब ये बॉडी टेम्परेचर बढ़ाया गया कितना, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो बीएमआर दर बढ़ जाती है। हम लोग को याद करना पड़ेगा कितनी बढ़ जाती है, 7%। 7% की बीएमआर की वृद्धि हो जाती है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। अगर यही बातें आती है 1 डिग्री सेल्सियस की, अगर 1 डिग्री सेल्सियस की बातें आती है तो हम लोग कहेंगे 13% बीएमआर बढ़ जाता है, बीएमआर बढ़ जाता है। देखिए 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का प्रोसेस हमारे क्वेश्चन से है 7%। अगर हमारे क्वेश्चन का प्रोसेस डिग्री सेल्सियस में होगा तो हम कहेंगे बीएमआर बढ़ेगा कितना, 13% बढ़ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए ऊर्जा की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर देखिए हमारा स्टेज दे रखा है कि किस एज में ऊर्जा की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। क्या शैशवावस्था में सबसे अधिक होती है, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, देखिए ऊर्जा की सबसे ज्यादा जरूरत का संबंध जानिए कि हमारी बॉडी में क्या होना चाहिए, जो है सेल का निर्माण होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा हमारी बॉडी ग्रोथ कब करती है, सेल का निर्माण कब करती है, क्या शैशवावस्था में करती है, बाल्यावस्था में करती है, किशोरावस्था में करती है। हम कहेंगे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट की प्रक्रिया हमारी कब होती है, एडोलसेंस में होती है, किशोरावस्था में होती है। मीन्स ऊर्जा की सर्वाधिक अवस्था कब होगी, किशोरावस्था में होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए ऊर्जा की अधिक आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता अधिक किसे पड़ती है, हम कहेंगे स्त्री में, पुरुष को, बच्चों को, वृद्ध को। सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत किसको है, हम लोग कहेंगे स्त्री को है कि पुरुष को है कि बच्चों को है कि बुढ़ों को है, कहेंगे सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता जो है पुरुष को होती है। किसको होती है, पुरुष को सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए, भोजन ग्रहण के बाद भोजन के कार्बोज, प्रोटीन और वसा का कितना भाग पाचन और उपापचय में व्यय हो जाता है। मीन्स हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर लॉस हो गई हमारी जो है ऊर्जा भोजन के। देखिए, कार्बोज, प्रोटीन और वसा का कितना भाग पाचन एवं उपापचय में व्यय होता है, मीन्स नष्ट हो जाता है। मीन्स कार्बोज, प्रोटीन और हमारा वसा का पाचन और उपापचय में व्यय होता है 2%, 8%, 5%। बी ऑप्शन देखिए 5, 6, 7, सी में 8, 9, 10। कुल मिलाकर के हम लोग कहेंगे कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ये सही होता है। देखिए, कार्बोज कितना नष्ट होगा, कार्बोज कार्बोज हम लोग कहेंगे 2%, 2% नष्ट होता है, कार्बोज 2% नष्ट होगा। हम कहेंगे प्रोटीन, हमारा प्रोटीन 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 देखिए 8% नष्ट होती है, 8% नष्ट होती है। जबकि हम लोग कहेंगे फैट हमारा 5% नष्ट होता है। तो इस तरीके से डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म क्रियाओं के द्वारा हमारे जो न्यूट्रिएंट हैं उनके 2, 8 और 5% भाग क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट के नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि ये पॉइंट्स हमें अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म क्रिया के दौरान कार्बोज का कितना भाग नष्ट हो जाता है। हम कहेंगे 2% भाग नष्ट हो जाता है न्यूट्रिएंट का, और दूसरे तरफ प्रोटीन कहेंगे 8% और फैट को कहेंगे 5% नष्ट हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन में देखते हैं, पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक विश्राम की स्थिति में अनैच्छिक क्रियाओं एवं शरीर ताप के नियमन जो ऊर्जा व्यय होती है उसे कहते हैं, हम लोग क्या कहेंगे। आइए हम लोग अपना 37 क्वेश्चन मीन्स यहाँ पर देखिए, हमारा वर्क है शारीरिक वर्क और मानसिक वर्क, मानसिक विश्राम की स्थिति में अनैच्छिक क्रियाओं एवं शरीर ताप के नियमन से ऊर्जा व्यय होती है। मीन्स हम कार्य नहीं कर रहे हैं, तब हम विश्राम की स्थिति में हैं, विश्राम की स्थिति में भी हमारा क्या अनैच्छिक क्रिया और बॉडी टेम्परेचर के मेंटेनेंस के तहत ऊर्जा व्यय होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, BHA, BMR, BMI, डी हमारा सभी। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसे, जो है हम लोग कहेंगे इसे BMR बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉडी मेटाबॉलिज्म, ये बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। मीन्स ये हमारी क्या है, एक ऊर्जा है। बीएमआर क्या है, ये हमारी कैलोरी में ऊर्जा है, कैलोरी में ऊर्जा है, कैलोरी में हमारी क्या है, ऊर्जा है। ये ऊर्जा हमारी क्या करती है, विश्राम की स्थिति में भी क्या करती है, ये बॉडी के मेंटेनेंस में और अनैच्छिक क्रियाओं द्वारा ये क्या होती रहती है, नष्ट होती रहती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 38। देखिए, बीएमआर का निर्धारण किया जाता है। बीएमआर मीन्स अप्रत्यक्ष विधि द्वारा, प्रत्यक्ष विधि द्वारा, सामान्य विधि द्वारा, डी हम लोग कहेंगे सभी के द्वारा। तो हमारा देखिए बीएमआर का जो हमारा डिटरमाइंड किया गया, इसको निर्धारण किया गया, वो हमारा अप्रत्यक्ष विधि द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, हम लोग कहेंगे अप्रत्यक्ष विधि द्वारा बीएमआर का निर्धारण किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले देखते हैं 39। देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति का बीएमआर होता है, मीन्स अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, तो उसका हम लोग कहेंगे बीएमआर कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 किलो कैलोरी, 1 कैलोरी प्रति किग्रा प्रति घंटा, 1 कैलोरी प्रति किग्रा प्रतिदिन। अंतर देखिए, यहाँ पर घंटा, यहाँ पर दिन, और यहाँ पर हमारे कैलोरी का मान ही चेंज है, डी हमारा कोई नहीं। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का बीएमआर कितना होगा, तो हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर केजी का प्रोसेस है, बॉडी वेट है। एक केजी की जो प्रक्रिया है इसे हम लोग कहेंगे बॉडी वेट है, ये हमारा बॉडी वेट। तो इसे भी बोलेंगे पर बॉडी वेट, पर बॉडी वेट मीन्स शरीर की 1 केजी वजन के हिसाब से
हमारा घंटा, दिन और घंटे के तहत कितनी हमारे बीएमआर होगा एक व्यक्ति का, तो हम लोग कहेंगे इसका मान हमारा क्या होगा, ए होगा, मीन्स 1 कैलोरी प्रति किग्रा प्रति घंटा। एक स्वस्थ व्यक्ति का बीएमआर हमेशा याद रहे कि 1 कैलोरी होगा, वो भी उसके शरीर के 1 केजी वजन के हिसाब से और 1 घंटे के प्रोसेस से। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, 40वां क्वेश्चन। देखिए सुषुप्तावस्था में बीएमआर में कमी हो जाती है। सुषुप्तावस्था मीन्स व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है। जब व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे सुषुप्तावस्था। वर्कलेस है, यहाँ पर हम लोग कहेंगे विदाउट वर्क व्यक्ति हमारा बोला जाएगा सुषुप्ता वर्क। सुषुप्तावस्था मीन्स कार्य नहीं कर रहा है, कार्य नहीं कर रहा, कार्य नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, कार्य नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे बीएमआर में कमी हो जाएगी। कितनी कमी होगी, हम लोग कहेंगे 10% बीएमआर में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, 41 क्वेश्चन। पूर्ण रूप से शारीरिक एवं मानसिक रूप से विश्राम की अवस्था में व्यक्ति का श्वसन गुणांक होता है। रेस्पिरेटरी क्वाटिएंट हमारा कितना होगा, अब इसे भी हम लोग काउंट करेंगे अकॉर्डिंग टू बीएमआर के ही होता है ये भी, तो हम लोग कहेंगे 0.82 होता है। अब यहाँ पर देखिए इसे कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ये गुणांक है। अब गुणांक की हम कहेंगे इकाई नहीं होती है, इकाई नहीं होती है, नहीं होती है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे विश्राम की स्थिति में, विश्राम की अवस्थाओं में व्यक्ति का श्वसन गुणांक 0.82 होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 42। देखिए एक व्यक्ति का वजन 60 किग्रा है, उसका प्रतिदिन का बीएमआर होगा। तो देखिए व्यक्ति का वजन दे रखा है 60 केजी। बीएमआर के तहत हम लोग को मालूम है कि हम लोग क्या करते हैं, सूत्र होता है बीएमआर बराबर, बीएमआर बराबर, देखिए बॉडी वेट होता है यहाँ पर, बॉडी वेट इन केजी, किलोग्राम में, केजी अपान हमारी क्या होती है, लेंथ होती है, या हम कहते हैं हाइट होता है, हाइट स्क्वायर मीन्स लंबाई का स्क्वायर लेते हैं। हाइट भी हमारी किस में होती है, ये भी हमारा हाइट भी मीटर में होती है। तो इसके तहत हम लोग कहेंगे अगर 60 केजी उसका वजन है तो हम कहेंगे लंबाई कितनी होगी। तो देखिए जो वजन होता है उसी को हम लोग 100 के प्रोसेस में ले लेते हैं। मीन्स हम कहेंगे अगर ये 60 केजी है इसका वजन, तो प्रोसेस हमारा आएगा 160 मीटर। कितना आएगा, 160 मीटर, 160 मीटर। तो इस तरीके के प्रोसेस के तहत हम लोग क्या करेंगे, मीटर की प्रक्रिया हमारी रहेगी। तो यहाँ पर देखिए 160 मीटर तहत ये हमारा क्या होगा, अगर इसको हम मीटर के प्रोसेस में लेंगे तो यहाँ ऊपर हमारा 100 का प्रोसेस आ जाएगा। अब इसे हमारा क्या चेंज होगा जो है, क्योंकि ये बातें हमारी सेंटीमीटर की होती है, ये सेंटीमीटर की, ये सेंटीमीटर की होना चाहिए हमारा किस में, मीटर में। तो 100 का हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे जो हमारा आंसर आएगा गुणा भाग करेंगे हम लोग, तो ये हमारा आएगा 150 किलो कैलोरी। कितना आएगा, हम लोग कहेंगे 150 किलो कैलोरी आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 43। देखिए एक स्त्री का बीएमआर होता है 0.6 किलो कैलोरी प्रति किग्रा प्रति घंटा। अभी हम लोग ने देखा था कि हमारा 1 किलो कैलोरी 1 केजी 1 घंटा का प्रोसेस रहा, एक व्यक्ति के तहत रहा बीएमआर। और यहाँ पर हमारा बीएमआर लेडीज के तहत है कि लेडीज का कितना होगा, 0.6 होगा, 0.7 होगा, 0.9 होगा। तो हम लोग कहेंगे 0.9 होगा। कितना होगा, लेडीज का बीएमआर जो है 0.9 किलो कैलोरी प्रति किग्रा और प्रति घंटा होगा। मीन्स हम कहेंगे पुरुष से बीएमआर लेडीज का कम होता है। और कितना कम होता है, 0.1 किलो कैलोरी कम होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 45, 44। मोटे व्यक्ति का बीएमआर होता है, व्यक्ति अगर मोटा है तो उसका बीएमआर अधिक होगा, कम होगा, सामान्य होगा। तो हम कहेंगे कि मोटे व्यक्ति का बीएमआर कम होता है। क्या होता है, मोटे व्यक्ति का बीएमआर ऑलवेज कम होता है। ये हम कहेंगे बीएमआर क्या होगा, कम होगा। मीन्स हम कहेंगे ओबेसिटी का शिकार मीन्स मोटापा भी है अगर व्यक्ति को, तो उसका बीएमआर क्या होगा, कम होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45।
खिलाड़ी, मजदूर या पहलवान का बीएमआर होता है। हम कहेंगे देखिए ये हमारे क्या है, स्ट्रांग बॉडी के व्यक्ति हैं, खिलाड़ी, मजदूर और पहलवान, इनकी बॉडी स्ट्रांग होती है। हम कहेंगे इनका बीएमआर क्या होगा, सामान्य होगा, कम होगा, अधिक होगा। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर इनका बीएमआर अधिक होगा। क्या होगा, हम कहेंगे स्ट्रांग व्यक्ति का बीएमआर भी क्या होगा, स्ट्रांग होगा, मीन्स अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा बीएमआर होता है 6 से 10% अधिक। अगर बातें हमारी परसेंटेज की है, पुरुषों में तो अधिक होता है, ऑलवेज अधिक होता है महिलाओं से बीएमआर। लेकिन अब वो अंतर जो हमें रहा कितना रहा, 0.1 किलो कैलोरी पुरुषों का बीएमआर लेडीज से अधिक रहा। लेकिन जब परसेंटेज की बात करेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर परसेंटेज में देखिए 6 से 10% अधिक होता है। कितना, पुरुषों का बीएमआर स्त्रियों की अपेक्षा हम लोग कहेंगे 6 से 10%। कितना, 6 से 10% बीएमआर इनका अधिक होता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 47। देखिए भय, क्रोध एवं संवेग की स्थिति में बीएमआर होता है, बीएमआर कम होगा या बढ़ जाएगा। तो हम लोग कहेंगे देखिए बीएमआर इसका क्या होगा, 10 से 18% अधिक हो जाएगा। कम नहीं होकर के क्या होगा, 18 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मीन्स हम कहेंगे 10 से 18% बीएमआर इसका बढ़ जाएगा। भय हो, क्रोध हो या अन्य कोई हमारा संवेग की कंडीशन हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 48 क्वेश्चन। शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति का बीएमआर होता है सामान्य से 4% अधिक, 4% कम, 5% अधिक, या हम कहेंगे 5% कम। तो हमारा प्रोसेस आएगा कि सामान्य से 4% अधिक। क्या बोलेंगे हम लोग, कहेंगे सामान्य से 4% बीएमआर अधिक होता है। आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49। देखिए सर्दी ऋतु में बीएमआर सामान्य से कम होगा, अधिक होगा या सामान्य होगा या कोई नहीं। तो हम लोग कहेंगे कि सर्दी की ऋतु में बीएमआर व्यक्ति का बढ़ जाता है। मीन्स हम कहेंगे बीएमआर क्या होगा, अधिक होगा। तो इस तरीके से जब सर्दी में बीएमआर सामान्य से अधिक होता है तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि आ रही है अभी गर्मी, गर्मी में बीएमआर क्या हो जाएगा, कम हो जाए। अंतःस्रावी ग्रंथियां, थायराइड और एड्रिनल के अत्यधिक स्राव से बीएमआर प्रभावित होता है। बीएमआर कम हो जाएगा, अधिक होगा, सामान्य होगा, कोई नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, बीएमआर हमारा क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हम लोग का ये अपना लास्ट क्वेश्चन मिला कि जो भी हमारे इंटरक्राइन ग्लैंड्स हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, अगर उनसे हम देखें थायराइड और एड्रिनल जो हमारी ग्लैंड्स है, इनसे जब हार्मोन्स अत्यधिक स्राव होगा तो हमारा बीएमआर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके साथ ही हम लोग का आज का अपना ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म का टॉपिक समाप्त हुआ। नमस्कार।